दोस्तों, मैं रणबीर कुमार रिंकू प्रेम की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान के बारे में और एक छोटा सा प्रयास है, कोशिश करेंगे कि इसी एपिसोड में आपका भारतीय संविधान कुछ हद तक क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले अगर भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था जो कोई जेपीएससी, जेएसएससी और सिविल के बहुत सारे एग्ज़ामों में प्रश्न पूछे जाते हैं और अक्सर विद्यार्थियों का एक ये रहता है कि उसमें डेट कैसे याद करें, ईस्वी सन कैसे याद कीजिए। तो एक फ्रेमवर्क बनाया है कि भारत का जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसी दिन संविधान बन के तैयार हुआ। एक लंबी प्रक्रिया रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन, बहुत लोगों का, बहुत सारे देशों का उसमें योगदान रहा। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। सबसे पहले 1773 का हम रेगुलेटिंग एक्ट देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पास होने में सबसे बड़ी बात क्या रही कि ये रेगुलेटिंग एक्ट कि इसमें 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। हालांकि ये तो इतिहास का विषय है कि इसमें कौन हारा कौन जीता, बस हम लोग को इतना जानना है कि इसमें भारतीय लोगों की हार हुई थी। इस कारण से 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक व्यापारिक पट्टा दिया जाता है ब्रिटेन के थ्रू, और कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकार मिल जाता है, जिसके तहत 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है। और 1700 इसी पे आपका वारेन हेस्टिंग बनते हैं। और दूसरी बात है कि इसमें कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना, जो कि अभी वर्तमान में दिल्ली में एक उच्चतम न्यायालय है, तो वो कोलकाता हुआ करती थी। और जितना भी कोड ऑफ जंतु लॉ में हिंदू एक्ट वगैरह जितना भी आया है, या मुस्लिमों का जो भी एक्ट है दीवानी मामले में, सारा इसी से आया है। तो अब इसी को देखते हैं 1773। उसके बाद है कि थोड़ा सा संशोधन होता है। 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट आता है। और चूँकि व्यापारिक पट्टा जो दिया गया था 20 सालों के बाद दिया गया था, तो 1773 से 1793। आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि ये 20 साल का टोटल अंतर है। तो कुछ लोग चार्टर एक्ट को याद नहीं कर लेते हैं, तो देखिएगा 20 साल। और फिर चार्टर एक्ट 2 जो है 1813 और 1833, जिसमें इंग्लिश अंग्रेज़ी शिक्षा का जो महत्व है ये सब रहता है। देखिए दूसरे पेज में आपको दिखा रहा हूँ, 1853 तक ये जाता है। 1853 के बाद भी 1873 में ये कंटिन्यू हो जाता है। लेकिन उस समय क्या होता है कि 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति भी पढ़ना आपको इतिहास में। और इतना बड़ा आंदोलन होता है जिसके वजह से भारत शासन अधिनियम, अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि भारत शासन अधिनियम इनमें से पहला कौन है, तो आप 1858 को टिक भी कर सकते हैं। तो 1858 का जो एक्ट था, उसके बाद थोड़ा सा इंडियन काउंसिल एक्ट में सुधार होता है। 1858 एक्ट में ही आईपीसी की धारा 1860 जो है वो भी आया है, जिसमें इंडियन पिनल कोड, जो कि वर्तमान में हमारा भारतीय दंड संहिता जो कानून है उसी के तहत है। और थोड़ा सा जो था 1873 में भी थोड़ा सा एक्ट पास होता है। इसी एक्ट को कंटिन्यू करते हैं, द एक्ट ऑफ 73 जिसको बोलते हैं, जिसमें कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को कभी भी समाप्त करने की बात रखी जाती है। फिर 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है। तो ये जब जितना भी एक्ट है, इसमें कुछ सुधार, प्रशासनिक सुधार हुए और भारतीय लोग को उसमें थोड़ा सा योगदान दिया गया। जैसे 1833 में देखिएगा तो अंग्रेज़ी शिक्षा के बारे में मैकाले के काल में, और थोड़ा थोड़ा संशोधन करते करते ये 1892 का एक्ट आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद एक लंबा अंतराल मिलता है आपको, ये चूँकि 20 साल का अंतर नहीं होता है। और ये भारत शासन अधिनियम जो है, इसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 99 बोलते हैं। इसमें प्रांतीय आधार पर द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत होती है। तो ये क्यों होता है? गांधी जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। खिलाफत आंदोलन है, 1916 में लखनऊ पैक्ट है। दूसरी बात है, वैश्विक स्तर पर देखिएगा तो उसमें वर्ल्ड वार छिड़ा हुआ था 14 से 18 तक में। तो एक बहुत तुर्की में खलीफा के पद को भी समाप्त किया गया था। तो आप इतिहास को अगर पढ़ते हैं तो भारतीय संविधान को, आपका संवैधानिक विकास को समझने में बहुत आसानी होगी। तो ये सबसे पहला एक्ट आता है 1919। और उसके बाद फिर तो प्रांतीय आधार पर भी विरोध होता है, तो फिर असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा होता है। यहाँ पर बहुत सारे आंदोलन हुए गांधी जी के द्वारा, स्वराज को लेकर के, स्वाधीनता को लेकर के। हालांकि स्वाधीनता तो पूरी तरीके से नहीं बोल सकते। तो फिर 1919 से 1935 के बीच में यहाँ पर साइमन कमीशन आता है।
तो साइमन कमीशन में सारे लोग अंग्रेज होते हैं, इस वजह से विरोध होता है। तो हालांकि ये एक्ट हमारा 1930 में ही पास हो जाता, लेकिन भारतीय लोग का विरोध के चलते 1935 में यहीं से आपका भारत से म्यांमार यानी बर्मा जो अलग हुआ है, आरबीआई का जो भी स्थापना है इसी के अंतर्गत हुआ है। तो ये 1935 का जो एक्ट है, अभी जो हम लोग भारतीय संविधान में लगभग 255 आर्टिकल हम लोग यहीं से उठा करके भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। एक इंटरेस्टिंग और आपको बात बता दें कि इसके बाद जो है पृथक निर्वाचक मंडल, चूँकि अम्बेडकर जी जो थे एक पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे। दूसरी बात है कि मोहम्मद अली जिन्ना भी पृथक निर्वाचक मंडल और अपना एक अलग क्षेत्र मुस्लिम लीग के द्वारा मांग रहे थे। तो इस थोड़ा सा समय अंतराल मिलता है और इसी दौरान फिर क्रिप्स मिशन आता है कि भारतीय लोगों को कैसे शामिल किया जाए। तो क्रिप्स मिशन फेल होता है, तो उसका विरोध में गांधी जी जो है भारत छोड़ो आंदोलन करते हैं और फिर अंततः फिर वर्ल्ड वार, चूँकि 1940 में 1939 से 1945 तक में वर्ल्ड वार छिड़ा हुआ था, तो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को ये बात माननी पड़ती है और फिर कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आता है। उसके बाद आप देखते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 14 अगस्त को पास होता है और भारत को स्वतंत्रता मिलती है। तो इसी में देखिए 1946 में कैबिनेट मिशन भी आती है, जो कि भारत का संविधान बनाने की बात कही जाती है। और कैबिनेट मिशन में ही बहुत सारे समिति का गठन किया जाता है। इतने सारे समिति का गठन किया जाता है कि प्रांतीय आधार पे कुछ लोग विदेश जाते हैं, पूरे विश्व के संविधान को देखा जाता है, उसकी व्याख्या की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में इन सब बातों को रखा जाता है। इन सब के अध्यक्ष जो भीमराव अम्बेडकर बनते हैं। 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक होता है। तो ये हिस्ट्रिकल चीज़ है। तो ये सब बस आप डेट वाइज इसको समझ सकते हैं। और अंततः क्या होता है कि 26 नवंबर को 1949 को हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हो जाता है। तो ऑनलाइनर क्वेश्चन में भी देखिए, ऑनलाइनर क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, 1949 को मनाया जाता है और फिर अंततः 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति मान लेती है, मतलब मनोनीत कर दी जाती है और भारत का संविधान को अडॉप्ट किया जाता है 26 जनवरी 1950 को फाइनली। और उसके बाद फिर क्या है कि वो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना होती है 1956 में। उससे पहले भी बहुत सारे कानून बने हैं। तो राज्यों का जो कॉन्सेप्ट था 1956 के अभी आपको हम भारतीय संविधान के बारे में बताएंगे तो और अच्छे डिटेल में आप हमको समझ पाएंगे। तो ये था संवैधानिक विकास। इसमें बहुत सारी चीज़ों को हमने स्किप कर दिया है, तो हम कोशिश है कि आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको केवल डेट और ईस्वी है बस वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और अभी आप लोग देखेंगे बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये रहता है कि बहुत सारे आर्टिकल याद नहीं होते हैं। तो मैं बस ये आर्टिकल को एक फ्रेमवर्क दिया हूँ कहानी के माध्यम से, जो कि रोज़मर्रा के आसपास आपकी चीज़ें जो होती है उस दृष्टिकोण से आप उस आर्टिकल को याद कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रयास है, ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वही सही है, आप अपने तरीके से भी उस चीज़ों को फ्रेमवर्क कर सकते हैं। तो एक घर है, एक घर आपको दिखाना चाहते हैं। तो 1947 में जब आज़ादी मिली थी तो ऑब्वियस है कि कोई बिल्डिंग तो होगा नहीं, तो एक छप्पर का घर बनाए हैं। तो चूँकि ये छप्पर का घर है तो यही एक हम लोग इस घर को हम लोग नाम दे रहे हैं भारत। तो इस घर का नाम हमने भारत दिया है, जो कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आपको पढ़ना है, जिसमें सीमाओं का परिवर्तन, राज्यों का, ये सारा आपको मिलेगा। इसमें थोड़ा टोटल 2 और 3 से बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा थोड़ा डिटेल में। और ये कभी मैं एपिसोड करूँगा तो और अच्छे तरीके से बता दूँगा, क्योंकि आज हम केवल भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का फ्रेमवर्क केवल बना रहे हैं। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। अब देखिए उस घर पे आप नोटिस कीजिएगा कि उस घर में कुछ लोग भी रहेंगे, जितने भी हो सकते हैं। तो हम लोग संवैधानिक अगर भाषा में इस बात को बोलेंगे तो हम लोग नागरिकता माध्यम से वो जब घर की बात है तो घर का नाम तो हमने भारत बताया। उसमें कुछ लोग रहते हैं, तो 5 से 11 मैंने नागरिकता के बारे में बताया। तो नागरिकता में 7, 8, 9 से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। CAA, NRC और जितना भी कानून अभी बनेगा, या नागरिकता किन देशों के साथ हमारी दोहरी नागरिकता है, तो ये ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आपको
इन सब आर्टिकल। हालांकि एग्ज़ाम में उतने सारे प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन 7, 8, 9 से अभी देखा गया रिसेंटली में आर्टिकल 7, 8, 9 से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इसके बाद हम आप देखते हैं उस घर में अब सबका अपना अपना अधिकार क्षेत्र है, सब अपना अपना लोगों का अधिकार मिला हुआ है। तो ये चीज़ हम लोग 12 से 35 देखते हैं, मौलिक अधिकार, जो कि शा, श्वा, शो, धा, सी, शा, यानी कि समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 6 अधिकार है। चूँकि पहले मूल संविधान में हमारा 7 अधिकार थे, पर संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है 44वां संविधान संशोधन में। तो ये भी, इससे भी प्रश्न आते हैं। तो मौलिक अधिकार से ऐसा देखा गया कि 70% जो प्रश्न हैं वो इसी से आते हैं, क्योंकि बहुत ही हॉट है, बहुत ही ज्वलंत जो है। 12 से 35 आपको बहुत अच्छे तरीके से जानना चाहिए। ऐसे देश के नागरिक होने के नाते भी आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो घर में हमने बनाया था, उस घर में देखिए, जब कोई घर बनता है तो टीवी, फ्रिज, एसी नहीं था, जस्ट लाइक। तो बहुत सारे अधिकार को हम लोग को नहीं दिया गया, तो वो समय समय पे वो राज्य की जिम्मेदारी हो जाती है, जो डीपीएसपी है, राजकीय नीति निर्देशक तत्व। तो इन सब चीज़ों को है, जैसे इसमें आर्टिकल 44 है, जो कि यूसीसी के बारे में, कॉमन सिविल कोड के बारे में बात कही गई है। मनरेगा का जो कानून बना, एक्ट बना, इसी आर्टिकल के तहत बना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी यूपी में रिसेंटली में वहाँ पर गोवध पे प्रतिबंध लगा है। तो उस पर भी आप देख सकते हैं कि सारा कानून हमारा यहीं से आता है, ठीक है। और ये 51A जो है, 51A जो फंडामेंटल राइट्स है, ये मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, जो कि हमारे प्रस्तावना में भी धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था। तो इसमें एक डिटेल वीडियो हम आपको बता सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले मैंने भारत बनाया घर को, फिर उसमें कुछ लोग रह रहे थे, उसके बाद उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र था, और उसमें क्या था कि बाद में मिलेगा, और एक फंड मतलब अपना लोग साफ़ सफाई, जस्ट लाइक जिस रूम का साफ़ सफाई करते हैं, तो मौलिक कर्तव्य के दृष्टिकोण से हम लोग उसको देख सकते हैं। अब ये घर जो है, ये घर का कोई एक मुखिया तो होंगे ना, तो मुखिया जस्ट लाइक मान लें हमारे घर में कौन होते हैं, दादाजी होते हैं। तो वही दादाजी हम लोग अगर संवैधानिक भाषा में देखेंगे तो राष्ट्रपति को हम लोग 52 से 62 में रखते हैं। उनके बिहाफ में तो राष्ट्रपति से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे 52, जैसे सीजीएल वगैरह में पूछते पुनर्निर्वाचन कब होता है, तो आर्टिकल 57 में होता है, क्षमादान। तो ये सब सारा चीज़ आपको उनसे मिलेगा ऑनलाइन में एग्ज़ामों में। तो राष्ट्रपति है, फिर उनके बिहाफ में उपराष्ट्रपति 63 से 73 है, तो उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ सकते हैं। राष्ट्रपति में क्षमादान वगैरह भी पढ़ सकते हैं। अब क्या है कि उनका जो दादाजी है, उनका बेटा है जो मंत्रिपरिषद, जो कि हम लोग प्रधानमंत्री भी बोल सकते हैं, आर्टिकल 74, 75 में दिया गया। अब ये तीनों में डिस्प्यूट होता है उस घर में। उसका कहना रिटायर्ड पर्सन है दादाजी, थोड़ा देर के लिए, अब उस मुखिया भी है, लेकिन घर में चल रहा है प्रधानमंत्री का। अब इन सब चीज़ों को, अधिकार क्षेत्र को, अपने अपने अधिकारों को लेकर के हम लोग आपस में झगड़ा करते हैं। अब होता है क्या कि मान लीजिए अगर किसी के घर में झगड़ा होता है तो मोहल्ले में एक बैठक होती है। अब बैठक होने के बाद क्या होता है कि लोग न्याय करते हैं कि नहीं ऐसा गलत हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो उसी को हम लोग महान्यायवादी आर्टिकल 76 के अंतर्गत रखते हैं। ये एक कहानी है घरों में जैसा होता है अपने हिसाब से। तो महान्यायवादी वो न्याय करते हैं, मतलब वो बोलते हैं कि देखिए आप लोग के घर में झगड़ा इसलिए हो रहा है कि काम को लेकर के हो रहा है। तो आर्टिकल 77, 78 में सरकारी कार्यों का संचालन, जितने भी सचिव स्तरीय लोगों की नियुक्ति होती है वो इसी के अंतर्गत होती है, 77 और 78 के अंतर्गत होती है। तो और भी बात होती है कि वो बोलते हैं कि घर के बाहर वाले कमरे में 2 कमरा बना लीजिए, और डेली रात में आप लोग बैठ के डिस्कस कर लीजिए, बस झगड़ा नहीं कीजिए। तो उसी को हम लोग संसद बोलते हैं, जो कि 79 से लेकर 122 तक 80 राज्यसभा और 81 लोकसभा में है। अब ये जो होता है संसद में, तो उसमें क्या होता है कि घर में जितने भी सदस्य लोग रहते हैं वो आपस में मेन दादाजी जैसे मतलब राष्ट्रपति को मुखिया बना देते हैं। अब जैसे अध्यादेश देने के लिए जो कि राष्ट्रपति की विधायी शक्ति अभी हम लोग आता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है 123 आर्टिकल। अब ये जैसे ही मिलता है तो अब जो मामला बढ़ जाता है, अब हाथापाई तक नौबत आ जाती है। अब मान लीजिए घर में झगड़ा हो गया, अब हाथापाई भी हो गई, तो मामला कहाँ जाएगा?
मामला थाना में जाएगा, थाना के बाद कोर्ट में जाएगा। तो वही हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं 124 से लेकर 147 तक में। केवल उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ना है। और उच्चतम न्यायालय डिसीजन देते हैं कि आपके घर में शायद पैसा को लेकर गबन हो रहा है, पैसा चोरी हो रही है, कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है। तो इसी को संवैधानिक भाषा में हम लोग कैग बोलते हैं, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। कैग की स्थापना जो कि आप लोगों ने देखा होगा, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, कोलगेट घोटाला, जितने भी देश में घोटाले हुए सबको उजागर करने में कैग का बहुत अहम योगदान रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि इससे बहुत सारे अभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं कैग को लेकर के। इनके अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ऑप्शन 5 भी आता है, 6 भी आता है, तो एक बार देख लीजिएगा। 6 वर्षों का कार्यकाल होता है इनका। और भी बहुत सारे प्रश्न इनसे होते हैं। तो ये है हमारा भाग का ख़त्म होता है भारतीय संविधान का। और उसके बाद हम अब आते हैं आगे। तो इनमें से कोई डाउट, जैसे मैं एक बार फिर से फ्रेम अप करना चाहता हूँ। इस घर में, इस घर का नाम था भारत। इसमें के अंदर का जो लोग रह रहे थे वो थे नागरिकता। इसके अंदर का जो अधिकार क्षेत्र था, जिन लोगों का अधिकार मिला था 12 से 35 में, जो बोले कि बाद में हम कुछ अधिकार देंगे, जो कि राज्य के निदेशक तत्व में हमने रखा। अब जो लोग रह रहे थे अपना साफ़ सफाई खुद कर रहे थे, जिसको हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी में रखा, मौलिक कर्तव्य में रखा। इस घर के एक मुखिया थे जिनका नाम था दादाजी, जस्ट लाइक राष्ट्रपति। एक उप राष्ट्रपति भी थे और उनका जो बेटा था वो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद भी बोल सकते हैं हम उनको। तो ये था। अभी तीनों में झगड़ा होता है, मोहल्ले में बैठक होती है। सो महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी बैठक में बोलते हैं कि आप लोग कुछ 2-4 नौकर रख लीजिए, जस्ट लाइक सरकारी कार्यों का संचालन, सचिव स्तरीय लोग। और उसके बाद फिर आते हैं और वो ये भी बात बोलते हैं कि घर में 2 कमरा बना लीजिए, आपस में बैठ के डिस्कस कीजिए। रात में 8 बजे 9 बजे जो भी आप लोग का समय मिलता है। तो संसद जो कि 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। तो ये भी प्रश्न पूछा गया कि संसद के कितने अंग होते हैं? तो ये 3 अंग होते हैं। संसद, एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा, एक प्रेसिडेंट भी होता है। तो बहुत तरीके से प्रश्न आता है एग्जाम में, तो उसको ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, जो अध्यादेश पास करते हैं राष्ट्रपति, आर्टिकल 1, 2, 3 में, ये बहुत बार प्रश्न में आए। यूपी कांस्टेबल में भी पूछा गया है। उसके बाद है 124 से लेकर 147 तक में आपका सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, इसमें बहुत सारे चीज़ है निकल के आएंगे। और 148 से 151 में तो जो पहला भाग है संविधान का वो समाप्त होता है। हम अब आगे बढ़ते हैं। अब वो जो घर है, वो घरों का आप समझिए कि बंटवारा हो चुका है। अब क्या है कि जितने भी पुत्र हैं और उसकी पुत्रियां हैं, तो आप उसका इस दृष्टिकोण से समझ सकते हैं कि उस घर में जितने पुत्र थे, लड़के थे, उनको राज्य के नाम से संबोधित करते हैं। और जितनी पुत्रियां हैं उसको यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के दृष्टिकोण से संबोधित करते हैं। तो 152 में हमने केवल 152 अगर आर्टिकल की बात करें तो राज्य की परिभाषा है, राज्यों का क्या फॉर्मेशन होगा, राज्यों की परिभाषा के अंतर्गत हम देखते हैं। और जिसने हमने पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि पहले भारत था, नागरिकता था, तो यह नागरिकता वैसा कुछ चीज़ नहीं है। कुछ जो बॉडी है हो बहू वैसे ही उतरेगी। तो जो राज्य के मुखिया है, ऑब्वियस है कि अगर उस समय राज्यपाल थे, राष्ट्रपति थे, तो स्टेट में हमारा 153 से 162 जो है वो हमारा राज्यपाल आएगा। अब इनका भी बेटा होगा, मतलब 163 से 164 जो है कि सीएम और आपका कैबिनेट जो राज्य का मंत्रिपरिषद है उसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे 163 से 164 में। अब देखिए वहाँ इन दोनों के बीच में भी विवाद होता है। और वहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल, जिसको हम लोग राज्य का महाधिवक्ता भी बोल सकते हैं। इस दृष्टिकोण से भी आप इसको याद कर सकते हैं। अब उसके बाद है कि इन लोगों में झगड़ा होता है तो बोलते हैं कि फिर बोलेगा सरकारी कार्यों का संचालन करने के लिए सचिव स्तरीय लोग को नियुक्त कीजिए। और विधानमंडल, विधान परिषद का स्थापना होगा, जिनका जैसा घर मिला है उसी के हिसाब से। जैसे महाराष्ट्र में 2 सदन है, झारखंड में 1 सदन है, यूपी में 2 सदन है। तो सब अपने अपने दृष्टिकोण से विधानमंडल का गठन होता है। जैसे तमिलनाडु में 2 सदन है। तो हम लोग 168 से 213 तक में केवल विधानमंडल, विधान परिषद के बारे में पढ़ते हैं। अब रही बात है कि फिर वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट था, तो यहाँ पर हमारा हाई कोर्ट आ जाएगा। 214 से 231 हम लोग को केवल हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना होगा। सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होता है 233 से 238 में हम लोग को पढ़ना है, जो कि जिला स्तरीय भी होता है, जो पढ़ना है। हालांकि देखिए 238 को निरस्त कर दिया गया है, ये 238 आर्टिकल को पूरी तरह समाप्त कर चुका है। ऐसे भी प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि इसमें राज्यों का कॉन्सेप्ट था।
चूँकि जब तक राज्य पुनर्गठन आयोग नहीं बना था तब तक ABCD कैटेगरी के राज्य हुआ करते थे, तो इसको ख़त्म कर दिया गया। अब रही बात है कि केंद्र शासित प्रदेश जो कि पुत्रियों का बात में है, 239 से 242 यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, जिसमें दिल्ली भी आता है। हालांकि दिल्ली और आपका पुदुचेरी में विधानसभा भी है, वहाँ के CM नियुक्त होते हैं। बाकी जितने भी है यूनियन टेरिटरी जहाँ वहाँ पर गवर्नर रूल लागू होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि 243 में पंचायत या नगर परिषद हम लोग को पढ़ना होता है, डिटेल में है। इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो बहुत सारे इसमें आर्टिकल है। कोई भी योजना बनाने से पहले पंचायत और नगर परिषद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। उसी प्रकार जैसे 244 में हम लोग ST SC एरियाज़ के बारे में पढ़ते हैं, जो कि आपको 5th और 6th शेड्यूल में भी मिलता है हमारा। तो ST SC एरिया में जैसे ट्राइबल्स एरिया का जो है कानून है उसके तहत मिलता है। अब है कि इन दोनों में केंद्र और राज्य के बीच जितना भी संबंध होता है वो आर्टिकल हम लोग 245 से लेकर 307 तक में हम लोग देखते हैं, जिसमें वित्त आयोग का गठन 280 होता है। नदी जल बंटवारे का सारा जितना भी है, केंद्र और राज्य के हिस्से में कितना पैसा आएगा, वैट का बंटवारा कैसे होगा, GST का बंटवारा कैसे होगा, GST परिषद की स्थापना कैसे होगी। तो ये मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट ये जो आर्टिकल है 245 307, हालांकि हमने वन लाइनर लिख दिया है, लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत सारे प्रश्न इससे आते हैं। तो एक बार आप इसमें डिटेल पे अगर कभी वीडियो बनाएंगे तो हम उसको समझा सकते हैं। केंद्र और राज्य के बीच में संबंध है, इसमें इंटरटेनमेंट टैक्स कौन लेगा, मेला पे कर कौन लेगा, राज्य को किस टैक्स पर लेने का अधिकार है, केंद्र को किस टैक्स पे लेने का अधिकार है, केंद्र का हिस्सा क्या होगा किसी योजना पे, राज्य का उसमें कितना बड़ा योगदान होगा। बहुत सारी चीज़ों को डिटेल तरीके से इसमें बताया गया, तो ये बहुत अच्छा है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं हमारा जो 307 तक में 245 से 307 या 300A तक में भी केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध को डिफ़ाइन किया गया है, उसमें कमर्शियल, नदी का बंटवारा से लेकर के हर चीज़ मिलेगा। वित्त आयोग का गठन फॉर्मेशन कैसे होता है, और जितने भी मतलब योजना बनेंगे या रेलवे किस प्रकार से काम करेगी, रक्षा के क्षेत्र में कैसे काम करेगी राज्य के साथ में, इस सारा संबंध जो है इसी के अंतर्गत आता है। अब हम आगे देखते हैं 307 से लेके 308 से लेकर के 322 तक में यूपीएससी का फॉर्मेशन की बात कही गई है कि ये एक यूपीएससी का गठन होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं 323 से 329 तक में इलेक्शन कमीशन की बात कही गई है कि मतलब इलेक्शन कैसे होंगे, उसके अध्यक्ष का नियुक्ति होगा, बहुत सा इलेक्शन का तरीका क्या होगा, पार्टियों का गठन कैसे होगा। हालांकि हम लोग अनुसूची 10 में भी देखते हैं कि दल बदल कानून है, उसको भी थोड़ा सा देखना ज़रूरी है। अब कभी डिटेल वीडियो करेंगे तो उसमें बताएंगे। अब इसमें आता है 330 से 342 में, ये रिजर्व सीट है। जितने भी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और हाई कोर्ट, जितने भी क्षेत्र है जिसमें ST SC एंग्लो इंडियन के जो सीट है उनको रिजर्व रखा गया है, तो इसी के अंतर्गत आता है। बहुत सारे प्रश्नों से आता है। अभी झारखंड JPSC में भी प्रश्न आए हैं और CGL में भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं, तो इम्पोर्टेंट आप देख सकते हैं। 343 से 351 में भाषा की बात कही गई है, जो कि भाषा है और भारत की भाषा कैसी होगी। हमारे जो अनुसूची 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का बात कहा गया है। इसमें कौन से संशोधन करके किस भाषा को जोड़ा गया, 79 तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अमेंडमेंट जो हुआ है वो कभी डिटेल वीडियो में बताएंगे, जिसमें हिंदी भाषा का क्या रोल है। हमारी मातृभाषा राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी नहीं है, हमारी मातृभाषा बड़ी हिंदी है। तो कि ऐसे 14 सितंबर कब हुआ, संविधान सभा का क्या कहना था, तो इन सबको देखना होगा। प्रादेशिक भाषाएं का बात कहा गया है 300 पर इसमें। अब देखिएगा उसके बाद आपात उपबंध आता है 352 से लेकर 356 और 360, जिसमें राष्ट्रपति शासन की बात कही गई राज्यों में। वित्तीय आपात 360 में आता है कि जब मतलब देश में अकाल पड़ जाएगा तो भी आपात हो जाएगा। बाहरी और आंतरिक कारणों के कारण भी आपात लग सकता है। हालांकि एक बार आपात हमारे देश में लग चुका है इंदिरा गांधी की सरकार में जून 76 में। तो डिटेल में आप उसको बहुत सारे चीज़ें नेट पर ऑलरेडी उपलब्ध है,
तो आप कभी जाकर देखिए कि आपात में होता क्या है, क्यों लगता है, ये लगता है। उसके बाद देखिए फिर ना होता क्या है कि संविधान पे फिर रिपीटेड चीज़ें आने लगती है। जैसे कैग के बारे में हम लोग 148 151 में लिखा हमने बताया था, तो हो सकता है कि संविधान सभा के पास शायद लिखने में पेज कम हो गया होगा, तो उसी चीज़ को डिटेल में बाद में लिखा गया। जैसे 367 में आपका में कैग के बारे में डिफ़ाइन किया गया है, तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा सा जानना है। तो 368 में हम लोग देखते हैं संविधान का संशोधन। अब संविधान का संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। तो NJAC का जो केस था उसको आप डिटेल में अब जा कर के पढ़िए। मोदी सरकार ने कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करने के लिए संविधान में एक संशोधन किया था। तो उसमें तीनों चीज़ों का क्या रोल रहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रद्द किया, तो अगर ज़्यादा दिन नहीं और 4-5 साल पहले की घटना की बात है, तो संविधान संशोधन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल समझ सकते हैं। जैसे एक होता है ध्वनि मत से पास हो जाता है संविधान, संशोधन हो जाता है। दूसरा क्या है कि लोकसभा राज्यसभा में पास होना होता है, राष्ट्रपति की मोहर होना लगता है। एक विशेष उपबंध होता है जिसमें लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति के अलावा 15 से अधिक राज्यों में भी संशोधन करने के बाद ये संशोधन होता है, कानून बनता है। तो भी सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म किया था। क्यों ख़त्म किया था, अगर इसको डिटेल में जानना है तो बेसिक स्ट्रक्चर को समझना होगा। भारतीय संविधान की मूल चीज़ों को आप बदल नहीं सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। दूसरी बात है कि ये इसको डिफ़ाइन करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को ही है। तो इस पे आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं। जैसे अभी ST/SC पे कानून बनाने के लिए क्रीमी लेयर का बात चल रहा है, जो कि 21 अगस्त को जो अभी बहुत भारत बंद का भी ऐलान किया गया। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, सॉरी जो भी कार्यपालिका है, विधायिका है, इस पर कानून बनाने से इनकार कर दे। तो ऐसा नहीं है कि जैसे एक प्रश्न भी है कि हमारे देश में कौन बड़ा है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो कोई बड़ा नहीं है, सबके अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं। कहीं पर विधायिका को ज़्यादा पावर मिला हुआ है, कहीं न्यायपालिका को कहीं ज़्यादा पावर मिला हुआ है, कहीं किसी को कुछ पावर मिला हुआ है। तो इस प्रकार से बहुत ही बैलेंस तरीके से भारत का संविधान बना हुआ है। भारत का संविधान जो बहुत बड़ा संविधान, लिखित संविधान है हमारा देश का, और बहुत सारे देशों का इसमें संविधान को अडॉप्ट किया गया है। तो बहुत सारे चीज़ों को जोड़ के बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया। तो एक बार डिटेल में पढ़िएगा। मैं केवल फ्रेमवर्क बना रहा हूँ भारतीय संविधान पे। जिनको इंटरेस्ट नहीं है भारतीय संविधान को पढ़ना, तो एक कहानी के माध्यम से हमने ये बनाया। अब देखिए क्या है, 369 से आपका 292 तक में अस्थायी उपबंध है। तो अस्थायी उपबंध जैसे जम्मू कश्मीर का जो केस था अभी, जो 5 अगस्त 2019 को धारा 370, जिसको हम लोग आर्टिकल 370 भी बोलते हैं, तो अस्थायी उपबंध था। ये भारतीय संविधान में दिया गया था अस्थायी उपबंध। चूँकि जब भारत आज़ाद हुआ था और जो रियासतें थी, 500 से ज़्यादा रियासतें थी, तो भारत में शामिल होने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने बहुत बड़ा योगदान किया। तो बहुत सारे रियासत आपस में नहीं हो रहे थे, तो उनको किसी तरीके से भी अपने में शामिल करने के लिए बहुत सारे अस्थायी उपबंध को भी संविधान सभा ने इस चीज़ को माना था कि समय रहते उनको भारत में शामिल कर लिया जाएगा। जैसे मणिपुर के भी केस में आपने देखा होगा, सिक्किम वाले क्षेत्र में भी देखा होगा। और जो हमारा 35 अमेंडमेंट एक्ट है या 36 अमेंडमेंट एक्ट है, दोनों में इंदिरा गांधी सरकार ने, आप उसको डिटेल में अगर पढ़िएगा तो सिक्किम को भी इसी प्रकार से प्रोविज़न दिया गया था। तो उस समय कश्मीर का मुद्दा इतना हावी था कि बोला कि फिर एक मिडिल नॉर्थ ईस्ट में भी एक कश्मीर का बनाने का बात चल रहा है कि अस्थायी उपबंध। तो फिर जो इंदिरा गांधी सरकार थी उस समय की कैबिनेट सरकार ने जो 36 अमेंडमेंट करके सिक्किम को पूर्णतः राज्य के रूप में अपने देश में शामिल किया गया था। तो इसको पढ़ सकते हैं। 393 से लेकर 395 बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। इसमें क्या कहा गया है कि 1773 से लेकर के संवैधानिक विकास में जितना भी आपने कानून पढ़ा, चार्टर एक्ट 1813, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1860, 1858 का भारत शासन अधिनियम, जितने भी संवैधानिक आपने पढ़ा है वो सब 395 में आकर के रिपील होते हैं। रिपील का मतलब होता है कि ये सब जितना भारत का आर्टिकल हम 1 से लेकर 395 तक हमने लिखा है, ये तो भारत का संविधान है ही, लेकिन इससे पहले भी जितने कानून बने हुए हैं वो भी भारत के संविधान में लागू होते हैं। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो मैं फिर से एक वीडियो लेकर के आऊँगा। और
इस पे एक ज्योग्राफी पे भी बहुत अच्छा तरीके से बनाया हूँ, हिस्ट्री पे भी प्राचीन भारत पे एक फ्रेमवर्क बनाया हूँ। तो अच्छा लगे तो ज़रूर बताएं, अगर वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा। थैंक यू सो मच, एक छोटा सा प्रयास किए थे, थैंक यू सो मच।